नमस्कार दोस्तों, मैं प्रताप रवि आपका एसएसटी गुरु स्वागत करता हूं आपका अपने मन का लाइव संपूर्ण चैनल में। गाइस, हम लोग पढ़ रहे हैं नेशनलिज्म इन इंडिया, जो क्लास 10th का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपके टर्म 2 क्लास 10 बोर्ड एग्जामिनेशन में यह चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका निभाने वाला है। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं। पहले पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा था कि कैसे गांधी जी आए और गांधी जी ने सत्याग्रह मूवमेंट चंपारण, बिहार और खेड़ा में स्टार्ट किया और वो बहुत ही बड़ी सक्सेसफुल हुआ। ठीक है। उसके बाद रॉलेट एक्ट आया। रॉलेट एक्ट के कारण जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ। जलियांवाला बाग और रॉलेट एक्ट के खिलाफ पूरे देश भर में प्रोटेस्ट हुए, मगर ये प्रोटेस्ट सिर्फ शहरों तक सीमित थे। ये प्रोटेस्ट के लिमिटेशंस को ध्यान में रखते हुए गांधी जी का मानना ऐसा था कि हम लोग एक ब्रॉड बेस्ड नेशन वाइड मूवमेंट शुरू करें, पूरे देश को इन्वॉल्व करके एक मूवमेंट शुरू करा जाना चाहिए। उस मूवमेंट के मद्देनजर गांधी जी ने सोचा कि हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करेंगे, मगर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करने के लिए हमें मुस्लिमों का पार्टिसिपेशन चाहिए था, इसीलिए नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट दोनों साथ में शुरू किए। मैं आपको बता चुका था कि सितंबर 1920 में कलकत्ता में जो कांग्रेस का सेशन हुआ था, उस सेशन में यह निर्धारित हो गया था कि कांग्रेस खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट करेगी और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करेगी। मगर फिर भी कांग्रेस के कुछ लोग थे जो ये नहीं चाहते थे कि हम काउंसिल इलेक्शन, जो कि नवंबर 1920 में होने जा रहे थे, उसको बॉयकॉट करें। गाइस, बॉयकॉट का मतलब होता है कि पूरी तरीके से उसको इग्नोर कर देना, अवॉइड कर देना, कॉपरेट नहीं करना। और गांधी जी ने बॉयकॉट करने के लिए क्यों कहा था, आप सबको मालूम है, मैं पिछले लेक्चर में पढ़ा चुका हूं, फिर से रिवाइज करा देता हूं। उन्होंने कहा था अपनी किताब हिंद स्वराज में, जो कि उन्होंने 1909 में लिखी थी, उस किताब में उन्होंने क्लियरली मेंशन किया था कि इंडियंस के कॉपरेशन के बिना अंग्रेजी हुकूमत, ब्रिटिश एस्टैब्लिशमेंट कैन नॉट सर्वाइव more than 1 year in India without the cooperation of Indians। भारतीयों के समर्थन के बिना अंग्रेजी हुकूमत 1 साल भी भारत में टिक नहीं सकती, उनका ऐसा मानना था। इसीलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करने की बात करी, जिसमें सबसे पहली बात यह करी गई कि आपको अपने अपने कामों को अंग्रेजों को नहीं प्रोवाइड कराना है। मतलब we need not to provide services to the Britishers. We have to boycott the British goods, British articles, British awards, right? British institutions like school, colleges, lawyers should boycott the practices. Judges should boycott the courts. Workers should boycott the factories, right? तो boycott movement was started. क्यों? क्योंकि गांधी जी का मानना था कि without cooperation ब्रिटिश रूल इन इंडिया कैनॉट सर्वाइव मोर देन एन ईयर। तो यहीं से शुरू करेंगे। मैंने आपको पढ़ा दिया है, पुरानी बैकग्राउंड मैंने आपको पढ़ा दिया है, सो वी विल क्रिएट अ लिंक। चलिए शुरू करते हैं। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्यों स्टार्ट किया गया? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कांग्रेस और गांधी जी ने स्टार्ट इसलिए किया था क्योंकि देश में रॉलेट एक्ट के खिलाफ और जलियांवाला बाग मैसेकर के खिलाफ जो अब आक्रोश था लोगों के अंदर, उस आक्रोश को एक जन सैलाब और जन आंदोलन के रूप में स्टार्ट करने की बात हो रही थी। गांधी वॉज क्लियर दैट इफ वी आर नॉट गोइंग टू कोऑपरेट विद द ब्रिटिश एस्टैब्लिशमेंट इन इंडिया, ब्रिटिश एस्टैब्लिशमेंट और ब्रिटिश रूल इन इंडिया विल नो लॉन्गर बी सस्टेन मोर देन एन ईयर, राइट? तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि व्हाई नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वॉज स्टार्टेड, it was started to resist the Rowlatt Act and Jallianwala Bagh massacre, right? How non-cooperation movement become a movement? Non-cooperation movement एक आंदोलन कैसे बना? तो गांधी जी का मानना ऐसा था कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को स्टेजेस में शुरू किया जाएगा, चरणों में शुरू किया जाएगा, ना कि एक साथ पूरे मूवमेंट को स्टार्ट किया जा सके, क्योंकि ये मुमकिन भी नहीं था। देश में अभी भी लोग पूरी तरीके से नेशनलिस्ट नहीं थे। इसके मद्देनजर गांधी जी ने क्या स्ट्रेटजी बनाई? तो उन्होंने बोला कि वी नीड टू अनफोल्ड द मूवमेंट इनटू स्टेजेस। सो स्टेज 1 में यह रहेगा कि वी हैव टू सरेंडर द टाइटल्स विच हैड प्रोवाइडेड बाय द ब्रिटिशर्स। अंग्रेजों ने जो टाइटल्स भारतीयों को दिए हैं, जैसे किसी को सर की उपाधि दी,
किसी ने बहुत अच्छा काम किया तो किसी को नाइटिंगेल की उपाधि दी। इस तरीके से जो उपाधि दी गई थी, टाइटल्स दिए गए थे, वो टाइटल्स आप सरेंडर कर दीजिए। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब यही था कि हम बहुत ही गौरवान्वित महसूस नहीं करते हैं क्योंकि आपने हमको सम्मानित किया है किसी टाइटल से। वी आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द टाइटल्स फ्रॉम यू, रादर वी आर गोइंग टू बॉयकॉट योर टाइटल्स। सो दैट वाज द पार्ट 1, ठीक है, स्टेज 1 ऑफ द मूवमेंट। उसी का पार्ट था बॉयकॉट ऑफ सर्विसेज एंड काउंसिल इलेक्शंस, स्कूल्स एंड फॉरेन गुड्स। सभी चीज को बॉयकॉट करेंगे, अंग्रेजी हुकूमत की किसी भी चीज को हम अपनाएंगे नहीं। वी आर नॉट गोइंग टू कोऑपरेट विद द ब्रिटिशर्स, वी आर गोइंग टू बॉयकॉट द फॉरेन गुड्स, वी आर गोइंग टू बॉयकॉट द फॉरेन सर्विसेज। द सर्विसेज ईदर वी आर प्रोवाइडिंग इट टू द ब्रिटिशर्स, और ब्रिटिशर्स हमको दे रहे हों, फॉरेन गुड्स दे रहे हों, हम सब बॉयकॉट करेंगे, ठीक। सो दैट वाज स्टेज 1। अगर अंग्रेजों ने इस स्टेज 1 के खिलाफ सप्रेशन शुरू किया, रिप्रेशन शुरू किया, हमें दबाने की कोशिश करी, देन गांधी जी ने बोला स्टेज 2 विल बी स्टार्टेड, जिसमें होगा क्या कि फुल फ्लेज नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू कर दिया जाएगा। तो स्टेज 2 क्या था कि अगर रिप्रेस किया गया, अगर अंग्रेजों ने रोका, तो पूरा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हम स्टार्ट कर देंगे, ठीक है गाइस। चलिए प्रैक्टिस टाइम है, कुछ छोटे छोटे सवाल जिसके छोटे छोटे से आंसर्स हैं, देख लेते हैं। हाउ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वॉज अनफोल्डेड? इट वॉज अनफोल्डेड इनटू स्टेजेस, है ना। बिगिनिंग विथ सरेंडरिंग ऑफ टाइटल्स अवॉर्डेड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है। सेकंड क्या है? हु प्लान द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट? किसने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट को प्लान किया था? तो महात्मा गांधी, शौकत अली एंड मोहम्मद अली, जिनको हम पॉपुलरली अली ब्रदर्स के नाम से भी जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, जो कि सेक्शन 2 है, दैट इज डिफरिंग स्ट्रैंड विद इन द मूवमेंट। इस लाइन का मतलब गाइज ये है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू तो कर दिया गया, मगर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में उद्देश्य क्या था? स्वराज, सेल्फ रूल। मगर द वर्ड स्वराज वॉज डिफरेंटली इंटरप्रेटेड बाय द डिफरेंट सेक्शंस इन द सोसाइटी। कहने का मतलब यह है कि भारतीय समाज के अंदर लोगों ने, अलग अलग सेक्शंस ने स्वराज और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को अलग अलग तरीके से लिया। ऐसा क्यों था? बिकॉज द डिफरेंट सेक्शन, चाहे वो पीजेंट्स हो, चाहे वो ट्राइबल्स हो, चाहे वो लैंडलॉर्ड्स हो, एवरीवन interpreted the call Swaraj under the non-cooperation movement differently, and they participated in the movement. Again, the participation would be differently, right? So involvement in the non-cooperation movement by the different sections in the Indian society was different with different intention, ठीक है। तो अभी इसी को पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो शहरों में, कस्बों में जो मूवमेंट शुरू हुआ था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, वो धीरे धीरे कैसे बढ़ा और उसकी क्या क्या लिमिटेशंस थी। इस सेक्शन में, सबसे पहले सेक्शन में हम ये पढ़ने वाले हैं। सो द मूवमेंट इन द टाउन्स, गाइस, जो शहरों में मूवमेंट शुरू हुआ था, दैट मूवमेंट वाज प्राइमरीली लेड बाय मिडिल क्लास पार्टिसिपेंट। मिडिल क्लास लोगों ने सबसे ज्यादा इस मूवमेंट में पार्ट किया था, ठीक। स्टूडेंट्स, टीचर्स बॉयकॉटेड स्कूल्स, कॉलेजेस। जैसा कि मैं आपको बता चुका था, स्टेज 1 में बॉयकॉट होना शुरू हुआ था। लिकर शॉप्स वर पिकेटेड, लिकर शॉप्स के एंट्रेंस पे बैठ जाना। डू नॉट अलाउ पीपल टू एंटर, डू नॉट अलाउ एनी वर्क टू बी अनफोल्डेड इन द लिकर शॉप्स। इकोनॉमिकली, मोर प्राइमरीली, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो शहरों में शुरू हुआ था, उसका सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ा इकोनॉमिकली। अंग्रेजी हुकूमत को इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था इकोनॉमिकली, पैसे से। कैसे? फॉरेन क्लोथ्स जो कि भारत में
102 करोड़ का आता था, 102 करोड़ का फॉरेन क्लोथ सेल आउट होता था, इंपोर्ट होता था। तो इंपोर्ट ऑफ फॉरेन क्लोथ्स डिक्लाइंड फ्रॉम 102 करोड़ से 57 करोड़। टेंटेटिवली इंपोर्ट ऑफ फॉरेन क्लोथ डिक्रीज्ड ऑलमोस्ट बाय हाफ, राइट। और उसकी जगह क्या आ गया? उसकी जगह आ गया खादी, इंडियन गुड्स, राइट। इंडियन क्लोथ को खादी कहा जाता था, जो कि हैंडमेड क्लोथ था, विच वॉज नॉट एज फिनिश्ड एज वॉट एज द ब्रिटिश इंपोर्टेड इंडस्ट्रियलाइज्ड क्लोथ, राइट। इट वॉज नॉट एज फिनिश्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं। Now, what was the reason behind the decline and the gradual slowdown at this movement? शहरों से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट खत्म होने के क्या कारण रहे, अब हम वो देख लेते हैं। तो पहला कारण खादी था। हमको मालूम है कि खादी क्लोथ was often very expensive. It was expensive as compared to the machine-made British goods, right? Machine-made British good was produced in the mill, whereas Indian Indian cloth was produced in villages by hands through handlooms, right? हाथ की एक मशीन होती थी हैंडलूम्स, उसके द्वारा बनाया जाता था। तो बनने की प्रोसेस भी धीमी थी, कपड़ा भी बहुत फिनिश नहीं हुआ करता था, और इसके साथ साथ महंगा भी हुआ करता था। तो आपको मालूम है, अगर हम बॉयकॉट करेंगे and the khadi, if the quality of the khadi is not appropriate, if the price of the khadi is not competitive than the British good, तो होगा क्या? धीरे धीरे जो लोगों ने फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट किया था, वापस खादी खरीदना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो द बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स स्टार्ट डिक्रीजिंग एंड पीपल स्टार्ट परचेजिंग फॉरेन गुड्स अगेन, ब्रिटिश मेड गुड्स। क्यों? क्योंकि वो क्वालिटी भी अच्छी थी उसकी और वो सस्ता भी था, ठीक है। सो पीपल कुड नॉट अफोर्ड टू बाय खादी व्हेन दे हैव गुड क्वालिटी चीप मटेरियल that was produced by British, right? Second कारण था, we do not have any alternative Indian institutions, ठीक है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि in the absence of alternative institution, middle class joined back British institutions। भाई आपने कह दिया कि स्कूल छोड़ दीजिए, कॉलेज छोड़ दीजिए, कोर्ट छोड़ दीजिए, प्रैक्टिस करना छोड़ दीजिए, बट उसके बाद क्या अनएम्प्लॉयड हो जाएं? सो इन द एब्सेंस ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूशंस, ना हमारे पास खुद के स्कूल्स थे, या थे भी तो वो बहुत धीरे धीरे बन रहे थे, ठीक, उतना समय नहीं था लोगों के पास। तो इन द एब्सेंस ऑफ ऑल्टरनेटिव इंडियन इंस्टीट्यूशंस लाइक स्कूल, कॉलेजेस, कोर्ट्स, क्या हुआ? बच्चे लोग स्कूल और कॉलेजेस ज्वाइन करना शुरू कर दिया, लॉयर्स ने कोर्ट्स ज्वाइन करना शुरू कर दिया, डॉक्टर्स ने हॉस्पिटल्स ज्वाइन करना शुरू कर दिया, और इसी तरीके से जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था वो ग्रेजुअली स्लो होने लगा, डाउन होने लगा। द इंटेंसिटी ऑफ द मूवमेंट स्टार्ट डिक्रीजिंग, राइट, इट वाज स्टार्टेड डिक्रीजिंग। चलिए गाइस, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये तो कहानी थी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो कि शहरों में हुआ। अब देख लेते हैं कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में गांव के लोगों का क्या योगदान था। तो रिबेलियन इन दी कंट्री साइड, पीजेंट्स एंड ट्राइबल पीजेंट्स, समझ लीजिएगा, गांव के क्षेत्रों में, दूर दराज इलाकों में जो शहर से काफी दूर हुआ करते थे, शहरों से ये मूवमेंट धीरे धीरे गांव में भी फैलने लगा। और ये मूवमेंट में गांव के लोगों की क्या भूमिका थी, ये अब हम समझते हैं कि हाउ द ट्राइबल पीजेंट्स, हाउ द पीजेंट्स ऑफ द कंट्री साइड रिस्पॉन्डेड टू द कॉल ऑफ स्वराज। आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है कि कैसे ट्राइबल पीजेंट्स ने और कैसे कंट्री साइड पीजेंट्स ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और स्वराज को लेकर अपनी भूमिका निभाई। क्या उन्होंने पार्टिसिपेट किया था? तो हाँ, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में, मगर उनका पार्टिसिपेशन कुछ अलग तरीके का था, वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं कि पीजेंट का मतलब क्या होता है। पीजेंट का मतलब ये होता है कि जब हम दूसरों की जमीनों पे काम करते हैं, खेती करते हैं, हमने किसी की ज़मीन रेंट से ले ली और उसमें हम कल्टीवेशन कर रहे हैं
और जो भी कल्टीवेशन होता है वो हम रखते हैं, उसके बदले में हम उनको रेंट देते हैं। रेंट पैसे में भी दे सकते हैं, या जो भी प्रोडक्शन हुआ है उसको भी बांट के हम रेंट दे सकते हैं। मतलब हिंदी में इसको खेती हार भी बोलते हैं, खेती हार, ठीक है, किसान भी कहा जा सकता है इसको, ठीक है। बट स्लाइटली डिफरेंस ये है कि ओनरशिप ऑफ लैंड नहीं है, आपने लीज पे किसी से जमीन ली और उस जमीन पे आप खेती बाड़ी कर रहे हैं, उसके एवज में आप उसको रेंट देते हैं। तो बात समझ लेते हैं, ये बात है अवध की। अवध आज जहां उत्तर प्रदेश है वहां पे एक रियासत हुआ करती थी जो कि अंग्रेजों के कंट्रोल में हुआ करती थी। पहले भारत के राजा महाराजा वहां पे राज करते थे, मगर अवध के साथ अंग्रेजों ने, अवध के राजा जो थे उनके साथ उन्होंने एक अलायंस साइन किया था और पूरा रेवेन्यू कंट्रोल अंग्रेजों के हाथ में आ गया था अवध का, ठीक है। तो अवध के बारे में पढ़ लेते हैं। पीजेंट मूवमेंट वाज स्टार्टेड अगेंस्ट तालुकदार्स एंड लैंडलॉर्ड्स। तालुकदार मैं आपको बता दूं, गांव के लेवल पे तालुका होती थी, कुछ गांव को मिला के तालुका बनती थी और वहां तालुका का हेड जो हुआ करता था वो तालुकदार्स होता था। तालुका की जितनी भी जमीन थी वो तालुकदार्स के पास होती थी। द ओनरशिप लाइज इनटू द हैंड ऑफ तालुकदार, या यूं कहा जाए कि अंग्रेजों ने तालुकदार को रिस्पॉन्सिबल बना दिया था टू कलेक्ट द रेंट फ्रॉम द लैंड एट द तालुका लेवल। लैंडलॉर्ड्स, खेत जिसके होते थे उसको लैंडलॉर्ड या मालिक कहा जाता था। ओनर ऑफ द लैंड इज नोन एज लैंडलॉर्ड। सो ये जो अवध में मूवमेंट शुरू हुआ था, ये मूवमेंट किसके खिलाफ था गाइस? तालुकदार और लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ। क्यों था? क्योंकि ये तालुकदार और लैंडलॉर्ड्स अवध में बहुत बड़ा चढ़ा के रेंट मांग रहे थे। उतना रेंट पीजेंट्स नहीं दे सकते थे। इसके अलावा तालुकदार्स ने कुछ अलग तरीके के सेस लगा दिए थे। सेस एक तरीके का टैक्स कलेक्शन होता है जो तालुकदार करते थे, ठीक है, जिसके कारण पीजेंट्स के ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन आ गया था, ठीक है गाइस। द पीजेंट मूवमेंट डिमांडेड, तो पीजेंट मूवमेंट शुरू हो जाएगा इसके खिलाफ। वाई? बिकॉज पीजेंट्स ऑफ अवध डू नॉट अफोर्ड टू पे दैट एग्जॉर्बिटेंट रेट। एग्जॉर्बिटेंट क्या होता है? इट्स एन एडजेक्टिव गाइस। बहुत ही ज्यादा रेंट जब होता है तो उसको बोला जाता है एग्जॉर्बिटेंट रेंट, ठीक है। तो पीजेंट्स ऑफ अवध डिमांडेड, दे स्टार्टेड मूवमेंट, ठीक है, एट अ लोकल लेवल। अवध में ही उन्होंने मूवमेंट शुरू कर दिया, पीजेंट मूवमेंट। और उस मूवमेंट की डिमांड्स क्या थी? टू द रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू, जो आप रेवेन्यू मांग रहे हो उसको रिड्यूस करिए। एबॉलिशन ऑफ बेगार, बेगार वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। बेगार क्या होता है मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं पार्ट 1 में। जिन्होंने नहीं देखा है वो हमारा नेशनलिज्म इन इंडिया का पार्ट 1 देख सकते हैं। बेगार का मतलब होता है किसी भी इंसान से काम कराना और उसके बदले में उसको पैसे नहीं देना है, या फोर्सफुली किसी से काम कराना, उसको बेगार कहा जाता है, ठीक है। तो जो अवध में मूवमेंट शुरू हुआ, उस मूवमेंट का पहला उद्देश्य था कि रेवेन्यू कम करिए, बेगार को खत्म करिए, एबॉलिश करिए। और दे स्टार्टेड दिस मूवमेंट इन ऑर्डर टू सोशली बॉयकॉट द लैंडलॉर्ड्स एंड द तालुकदार्स। सामाजिक रूप से उनका बहिष्कार करना शुरू किया। नाई धोबी बंद, मतलब द लैंडलॉर्ड्स वर नॉट एलिजिबल टू गेट द सर्विसेज ऑफ बार्बर्स एंड वॉशरमैन, ठीक है। बहुत ही नोबल मूवमेंट था, यू नो। नाई धोबी बंद वॉज ऑर्गेनाइज्ड, पढ़ा चुका। पंचायत डिप्राइव्ड लैंडलॉर्ड्स ऑफ द सर्विसेज ऑफ इवन बार्बर्स एंड वॉशरमैन्स। तो आप समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से ये मूवमेंट शुरू हुआ। अब यहीं पे अवध में एक किसान सभा का आयोजन किया गया। इस किसान सभा को स्टार्ट करने में जवाहरलाल नेहरू जी का बहुत बड़ा योगदान रहा। जवाहरलाल नेहरू अवध के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लीडर थे, बाबा रामचंद्र, और इनके साथ काफी अदर लीडर्स भी थे हु प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ऑर्डर टू स्टार्ट अवध किसान सभा। ये किसान सभा क्या थी?
सबसे पहले आपको ये समझने की बात है कि पीजेंट रोल इन द नेशनलिस्ट मूवमेंट बिकेम वेरी हाई, क्योंकि देश में बहुत सारे पीजेंट्स थे। देश में सबसे ज़्यादा आबादी अगर काम करने वालों की देखी जाए तो पीजेंट्स की थी, क्योंकि भारत एक एग्रीकल्चर राज्य है, राइट। तो अगर पीजेंट्स को हमने किसी भी बड़े मूवमेंट का पार्ट बना लिया तो उस मूवमेंट की ताकत बढ़ सकती थी। तो जवाहरलाल नेहरू एंड द कांग्रेस लीडर्स वांटेड टू मर्ज द पीजेंट मूवमेंट लाइक अवध किसान सभा इनटू द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, राइट। सो द अवध किसान सभा हेडेड बाय जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र और फ्यू अदर्स। कुछ ही महीनों में 300 से ज्यादा ब्रांचेस गांव के लेवल पे बना दी गई अवध किसान सभा की। उसके बाद जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, गाइस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बाद में शुरू हुआ था, अवध किसान सभा पहले बन गया था। एंड अवध किसान सभा इन इटसेल्फ बिकम अ मूवमेंट एट अ विलेज लेवल इन अवध, ठीक है। तो कांग्रेस और कांग्रेस के जितने भी लीडर्स थे वो चाहते थे कि अवध किसान सभा का जो पीजेंट मूवमेंट है वो क्यों ना नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के साथ मर्ज हो जाए। मगर हुआ क्या, अवध किसान सभा का जो मूवमेंट स्टार्ट हुआ था और जो स्प्रेड हुआ था वो थोड़ा सा कांग्रेस से हटके अपने ही शर्तों पे चलने लगा था। वो देखिए आप, उसका तरीका क्या था, कोशिश तो की गई कि वाइडर स्ट्रगल में इसको मर्ज कर लिया जाए, मगर ऐसा हो इसलिए नहीं पाया क्योंकि पीजेंट मूवमेंट कहीं कहीं जगह वायलेंट हो गया था। तालुकदार पे हमले हो गए, ठीक है। जहां पे अनाज होल्ड करके रखा जाता था वहां से अनाज चुरा लिया गया या बर्बाद कर दिया गया वहां से अनाज, ठीक है। इस तरीके की वायलेंट एक्टिविटीज होने लगी जो कांग्रेस को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, राइट। क्योंकि कांग्रेस का और गांधी जी का जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था वो नॉन वायलेंट मूवमेंट था, ठीक है। इसीलिए अवध किसान सभा को सीधे रूप से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से जोड़ा नहीं गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आप समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से रोल तो प्ले किया गया, पीजेंट्स ने बहुत अच्छा रोल भी प्ले किया, लेकिन उनके इंटेंशंस अलग थे, उनके तरीके अलग थे कांग्रेस से। इसीलिए वाइडर स्ट्रगल के अंदर, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के अंदर अवध किसान सभा या अवध के जो पीजेंट्स का मूवमेंट था उसको नहीं रखा गया, ठीक है। कई कई जगह तो यह भी बोला गया कि गांधी जी ने बोला है कि आपको किसी भी प्रकार का रेंट नहीं देना है। हालांकि गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। किसी भी प्रकार के कामों को करने के लिए गांधी जी का नाम ले लिया जा रहा था इन ऑर्डर टू सैंक्शन एनी वर्क, राइट, जो कि गलत था। इसीलिए कांग्रेस ने थोड़ी सी दूरी बना के रखी थी। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि ट्राइबल पीजेंट्स का क्या योगदान रहा। गाइस, द वर्ड ट्राइबल मीन्स ऐसे लोग जो कि जिनको हम जनजाति के नाम से जानते हैं, जनजाति, ट्राइब, ठीक है। शेड्यूल्ड ट्राइब, एसटी, ट्राइबल पीपल हैं, यूजुअली जंगलों में रहने वाले, ठीक है। तो अगर मैं देखूं द ट्राइबल पीजेंट्स ऑफ गुदेम हिल्स, द ट्राइबल पीजेंट्स ऑफ गुदेम हिल, आंध्र प्रदेश में गुदेम हिल्स हैं। वहां के जो ट्राइबल पीजेंट्स हैं दे स्टार्टेड अ गुरिल्ला मूवमेंट। गुरिल्ला मूवमेंट एक टैक्टिक्स है जिसमें छुप के वार किया जाता है, ठीक है। दे हैड स्टार्टेड दिस गुरिल्ला मूवमेंट, the tribal peasants of Godaim Hill started the guerrilla movement against the colonial government। अंग्रेजों के खिलाफ शुरू किया था। क्यों भाई, इनको क्या समस्या थी अंग्रेजों से, देखते हैं। Movement was started against the British policy of preventing people from entering the forest to graze their cattle or to collect fuel wood and fruits। भारत में कई जगह पे अंग्रेजों ने फॉरेस्ट को रिजर्व कर दिया था। रिजर्व फॉरेस्ट का मतलब क्या है, कोई भी ट्राइबल पीपल या कोई भी भारत का इंसान अदर देन गवर्नमेंट डू नॉट परमिटेड टू एंटर इनटू द प्रीमाइसेस, डू नॉट एंटर इनटू द फॉरेस्ट,
राइट? दे वर नॉट अलाउड टू एंटर इनटू फॉरेस्ट। सिर्फ एंटर ही नहीं, वहां आप रह भी नहीं सकते, वहां किसी भी तरीके की आप लकड़ियां नहीं तोड़ सकते हो, फ्रूट्स कलेक्ट नहीं कर सकते हो, जो कि ट्राइबल पीपल का सबसे प्रमुख जीवन जीने का तरीका है, राइट? द वे दे वर लिविंग इन द फॉरेस्ट वर सच। अब आपने क्या किया? यू हैड क्रिएटेड अ लॉ, और उस लॉ के तहत आपने क्या किया? उनको वहां पे जाने से मना कर दिया। अब आप जाने से अगर मना कर देंगे तो क्या होगा? आप उनका घर छीन लेंगे तो वो प्रोटेस्ट तो करेंगे ना। तो दे स्टार्टेड द प्रोटेस्ट, राइट? सो मूवमेंट वाज स्टार्टेड अगेंस्ट द ब्रिटिश पॉलिसी, जिसमें उन्होंने एंटर होने से रोक दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। समझ में आ रहा होगा गुदेम हिल्स में क्या मूवमेंट शुरू हुआ था? दैट मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय ट्राइबल। क्यों शुरू किया गया था? अंग्रेजों के खिलाफ, क्योंकि अंग्रेजों ने ऐसी पॉलिसी बना दी थी जिससे वो अपने जंगलों में एंटर नहीं हो सकते हैं, ठीक है? सो ट्राइबल पीजेंट रिवोल्टेड, विद्रोह करना शुरू कर दिया उन्होंने। When the government began forcing them to contribute begar for road building, the hill people revolted. रिवोल्ट, मन में तो गुस्सा था ही। अंग्रेजों ने रोड बनाना शुरू किया आसपास जंगलों के, और मजबूर किया ट्राइबल पीपल को कि आप रोड बनाइए हमारे लिए और पैसे मत मांगिएगा। उसको क्या बोलते हैं? बेगार, ठीक है? बेगार करना शुरू कीजिए। जैसे ही आपने फोर्स किया ट्राइबल पीपल को टू प्रोवाइड बेगार, टू डू बेगार फॉर द ब्रिटिश गवर्नमेंट, दे रिवोल्टेड। वहां के एक लीडर हुआ करते थे, गुदेम हिल के एक लीडर हुआ करते थे, जिनका नाम था अल्लूरी श्रीराम राजू। अल्लूरी श्रीराम राजू, ठीक है? यू नो, ही वॉज सच अ पर्सन जिनमें लोगों की जिनकी लोगों में बहुत ज्यादा डिमांड थी। ही वॉज वेरी पॉपुलर लीडर, राइट? He claimed that he had some supernatural power. Even he had a power to heal the wounds, to survive the bullet shots. उन्होंने बोला कि मैं गोली से भी नहीं मरता हूं, ठीक है? Large number of people, tribal peasants of Gudem Hills were captivated. लोग उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित थे, उनके प्रभाव में आके लोग उनके पीछे हो लिए। People become follower. And Alluri Sitaram Raju become leader of that movement. और ये मूवमेंट को क्या कहा जाता है? ट्राइबल पीजेंट मूवमेंट। कहां हुआ था? गोदेम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश नहीं, आंध्र प्रदेश, डाउन साउथ। उन्होंने लोगों को मनाया। अल्लूरी सीताराम राजू ने परसुएड किया लोगों को कि खादी पहनिए, शराब पीना छोड़ दीजिए। बट ही असर्टेड दैट India could be liberated only by the use of force, not non-violence. देखिए, खादी पहनने को बोल रहे हैं, इसका मतलब गांधी जी से प्रभावित है। स्टॉप ड्रिंकिंग बोल रहे हैं, गांधी जी से प्रभावित है। गांधी जी ने भी यही बोला था, मगर यहां कुछ गलती हो गई। इसी गलती के कारण इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इस मूवमेंट को भी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में जगह नहीं दी। समझने वाली बात यह है कि ट्राइबल पीजेंट्स ऑफ गुदेम हिल्स इन आंध्र प्रदेश had different notion, had different sense what does mean by non-cooperation movement. They differently interpreted the word स्वराज, right? स्वराज का मतलब उनके लिए था कि उनको अपने जंगलों में जाने को मिले, वो रह सकें, वो वहां से कुछ भी कलेक्ट कर सकें, ठीक है? इनके लिए स्वराज का मतलब ये था, ठीक है? अल्लूरी सीताराम राजू, द लीडर ऑफ दैट ट्राइबल पीजेंट मूवमेंट इन गुदेम हिल, ही वॉज ऑफ द व्यू दैट कि अगर हमको अपनी डिमांड्स फुलफिल करानी है तो एक ही तरीका है लिबरेट होने का, आजाद होने का, और वो क्या है? फोर्स, ताकत। नॉन वायलेंस से ये नहीं हो सकता। बल्कि गांधी जी क्या बोलते थे? नॉन वायलेंट, ठीक है? हम नॉन वायलेंट तरीके से ही आजादी पाएंगे। द गोदेम रेबेल अटैक पुलिस स्टेशंस पर अटैक करना शुरू किया। दे अटेम्प्टेड टू किल ब्रिटिश ऑफिशियल्स, और गुरिल्ला वॉरफेयर के माध्यम से स्वराज पाने की कोशिश करी। दैट मीन्स उद्देश्य तो उनका भी आज़ादी था, अंग्रेज़ों से आज़ादी, जिससे वो अपने जंगलों में रह सकें, खा सकें, कलेक्ट कर सकें, मगर तरीका अलग था। गांधी जी के नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का तरीका था नॉन वायलेंस,
और इनका तरीका था फोर्स का इस्तेमाल करके हम लिबरेट होंगे। समझ पा रहे हैं गाइस किस तरीके से डिफरिंग स्ट्रैंड हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के। आगे बढ़ते हैं। स्वराज इन आसाम प्लांटेशन। अब देखते हैं कि जो आसाम के प्लांटर्स थे, ठीक है, जो प्लांटेशंस में वर्क करते थे, द वर्कर्स, द लेबरर्स ऑफ आसाम प्लांटेशंस, उनका क्या मानना था। उन्होंने मूवमेंट किया था तो वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के से कितना अलग था, ये अब हम लोग देख लेते हैं। तो द प्लांटेशन वर्कर्स इन आसाम एजिटेटेड फॉर द राइट टू मूव फ्रीली। समझने वाली बात यह है कि आसाम में प्लांटेशन क्या था। आसाम एक राज्य है जैसा कि हम सबको मालूम है, वहां पे अंग्रेजों ने टी प्लांटेशंस करके रखे थे। प्लांटेशन का मतलब होता है किसी भी एक कमर्शियल क्रॉप को जिसको बेचने के लिए उगाया जाए, उसको जब बहुत बड़े एरिया पे उगाया जाता है उसको प्लांटेशन कहते हैं। मतलब व्हेन यू आर कल्टिवेटिंग अ सिंगल क्रॉप ऑन अ लार्ज एरिया, दैट इज नोन एज प्लांटेशन। सो कमर्शियल क्रॉप थी टी, क्योंकि उसकी डिमांड दुनिया भर में बहुत ज़्यादा थी, ठीक है, तो वहाँ पे आसाम में प्लांटेशंस लगा दिया। प्लांटेशंस में ये होता था कि बहुत बड़ी जगह है जहाँ पे टी उग रही है, आजू बाजू फेंसिंग कर दी और वहाँ पे आपको चाहिए लेबर्स काम करने के लिए, तो पूरे भारत से आपने लेबर्स को वहाँ पे लाके रखा, उनके साथ एक फॉर्म साइन करा लिया, एग्रीमेंट साइन कर लिया कि आप 6, 7, 8 सालों तक घर नहीं जा सकते हैं, ठीक है, आपने उनका मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट कर दिया, राइट। जो प्लांटेशन वर्कर्स थे इंडियंस, दे वर नॉट अलाउड टू मूव फ्रीली इन एंड आउट ऑफ प्लांटेशन, ठीक है, तो दे वर फोर्स्ड टू लिव इनटू द प्लांटेशन। तो ये लोग प्लांटेशन वर्कर्स जो थे आसाम के, ये लोग एजिटेट क्यों कर रहे थे, ये लोग रेजिस्ट क्यों कर रहे थे अंग्रेजी हुकूमत का। ये चाहते थे कि हम लोगों को इजीली इन और आउट होने का मौका मिले, जिससे हमारा जो लिंक है हमारा गांव के साथ वो बना रहे, क्योंकि बहुत सारे लोग जो प्लांटेशंस में काम करते थे वो यहाँ भी काम करना चाहते थे और अपने गांव में खेत में भी काम करना चाहते थे जहां पे उनकी थोड़ी बहुत जमीन थी, ठीक है, जो कि परमिट नहीं था, ठीक है। तो देखिए आप, अंग्रेजों ने क्या किया, उन लोगों ने, ये पूछा गया गाइस 10th के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट 1859 बनाया, जिसमें उन्होंने वर्कर्स के मूवमेंट पे रोक लगा दी, ठीक है। बिना अंग्रेजी हुकूमत के आप प्लांटेशन से बाहर नहीं जा सकते, अंदर नहीं आ सकते, और ये मंजूरी अंग्रेज लगभग ना के बराबर देते ही नहीं थे। तो बहुत सारे जो वर्कर्स थे ये कई सालों तक प्लांटेशन में ही काम करते रह जाते थे, अपने गांव नहीं जा पाते थे। नाउ वर्कर्स हैड देयर ओन आइडिया ऑफ स्वराज देयर। उनको क्या लगता था, स्वराज का मतलब क्या है। जब गांधी जी ने स्वराज बोला नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में, तो आसाम के प्लांटेशन वर्कर्स ने उसको किस तरीके से लिया, ठीक है, क्या जैसा गांधी जी ने बोला था वैसे ही लिया, या इन लोगों ने अपने तरीके से इसको इंटरप्रेट कर दिया। तो वो क्या था, दे बिलीव्ड गांधी राज वाज कमिंग एंड एवरीवन वुड बी गिवन लैंड इन देयर ओन विलेज। उन्होंने बोला कि स्वराज का मतलब है कि गांधी राज आ रहा है आजाद होने के बाद, और सभी लोगों को अपने अपने गांव में जमीन मिलने वाली है। जैसे ही र्यूमर आसाम के प्लांटेशन में फैली, वहां के प्लांटेशन वर्कर्स प्लांटेशंस छोड़ के अपने गांव की तरफ भागने लगे विद अ होप कि उनको वहां पे उनके गांव में जमीन मिलेगी। हालांकि वो अपने गांव पहुंच ही नहीं पाए, बीच में ही उनको रोक लिया गया, और रोकने के बाद उनको ब्रूटली मारा गया है वहां पर, और मारने के बाद वापस प्लांटेशंस में लिया है, बहुतों को जेल में बंद कर दिया गया, राइट।